नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनोशन में और हमारे अध्याय 5 में यायावर साम्राज्य। तो पिछले वीडियोस में मैं करवा चुका हूँ 4 चैप्टर तक। आप सभी अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे दोस्तों। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि नोट्स से आप रिवाइज करने में आपको बहुत आसानी होगी। और ये जो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, ये आपको वेरीफाइड फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, बुक का यूज करने की जरूरत ना पड़े। और आज के टाइम में जो अपना लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की कंडीशन चल रही है और पेंडेमिक सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड करें। चलिए बात करते हैं यायावर साम्राज्य की। यायावर साम्राज्य है क्या, किससे रिलेशन है इसका, कहाँ से आया, किधर से शुरुआत हुई और कैसे पता चला हमें। तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं यायावर साम्राज्य के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, कहाँ से पता चला, कैसे मिलता है इसके चीजें। तो इतिवृत्त, यात्रा वृत्तांत क्या होता है, ये सारी चीजें समझाएंगे आपको क्या होता है, कौन सी चीजें। उसके बाद नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज, चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी भाषाओं में प्राप्त स्रोत। तो इन सभी स्रोतों से पता चला है यायावर साम्राज्य के बारे में। तो यायावर साम्राज्य के बारे में इन सभी चीजों से इकट्ठी की गई जानकारी के द्वारा इतिहासकारों ने इसको कंबाइन करके, जोड़ के एक साथ एक इतिहास बनाया, जिसे बोलते हैं यायावर साम्राज्य का इतिहास। चलिए बात करते हैं सबसे पहले यायावर साम्राज्य। यायावर साम्राज्य की अवधारणा जो है विरोधात्मक प्रतीत होती है। लिखिए, ये पॉइंट्स जरूर लिखते जाइए। यायावर साम्राज्य की अवधारणा जो है विरोधात्मक प्रतीत क्यों होती है, ये मैं बताऊं इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। और अगर पुराने हैं और काफी टाइम से देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। नए हैं, पुराने हैं, कोई भी हैं, शेयर जरूर कीजिए। शेयर करने से नॉलेज इंक्रीज होता है, आपका भी नॉलेज, आपके दोस्तों को भी नॉलेज मिलेगी। आप आपस में डिस्कस कर पाएंगे उसके बाद कि ये चैप्टर आपने कर लिया, आपने कर लिया। ऐसी बातें कर करके आप इसको याद करने का तरीका भी समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे आपने भी देख लिया, उसके बाद आपके दोस्त भी देख लेते हैं और आप आपस में इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है, इस तरीके से आपको याद ज्यादा रहता है दोस्तों। तो ये जरूर कार्य कीजिए। चलिए बात करते हैं विरोधात्मक प्रतीत क्यों होती है। क्योंकि यायावर साम्राज्य लोग जो थे वो बेसिकली घुमक्कड़ हुआ करते थे, एक जगह नहीं टिकते थे, कभी कहीं तो कभी कहीं, इस तरीके से वो घुमक्कड़ हुआ करते थे। मध्य एशिया के मंगोलों ने पार, अब मंगोल देखिए जो है, मंगोल रशिया और चाइना के बीच में है। मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ मंगोलों का। ये आप मैप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये है इंडिया। आपको दिखा दूं, ये है देखिए, ये चाइना और ये है मंगोलिया। तो मंगोल्स जो थे वो बेसिकली यहाँ के इस जगह के निवासी हुआ करते थे, घुमक्कड़ होते थे। तो ये जो है इनका सिचुएशन कैसा चला है, कहाँ से कहाँ गए हैं, वो देखिए आपको मैं समझा दूं। चंगेज खान, बेसिकली इसमें चैप्टर में हम चंगेज खान के बारे में बात करेंगे। चंगेज खान इस मंगोल का ही था और मंगोल कबीले से फिर ये शिफ्ट होता है चाइना। मतलब मंगोल में एक कबीला हुआ करता था और वहां का ये राजा बन गया धीरे धीरे, और उसने फिर अपने राज्य का विस्तार करते हुए चाइना पर पूरे पर कब्जा किया। चाइना उसके अंडर आ गया। चाइना से फिर वो इस तरीके से इस तरफ शिफ्ट हुआ, वेस्टर्न पश्चिमी साइड, और वो फिर पूरा का पूरा इधर एशिया, पश्चिमी एशिया पे कब्जा किया। ये पूरा उसका एशिया का कब्जा था दोस्तों। तो इस तरीके से उसने मंगोल का जो चंगेज खान था उसका राज्य चला। पहले यहाँ का राजा बना, इसको पूरे को इसने अपने अंडर लिया, फिर इधर एशिया, पश्चिमी एशिया पर आया, इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इधर जितना भी ईरान वीरान, इन सब एरिया पर उसने कब्जा किया दोस्तों, उसने राज्य किया। चलिए आगे बात करते हैं महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की। कहां पर, मध्य एशिया, मंगोल जो लोकेशन दिखाया वहां पर इसने महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की और एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। तो ये था यायावर साम्राज्य का स्टार्टिंग दोस्तों। कहाँ से स्टार्ट हुआ, मंगोल से स्टार्ट हुआ। फिर उसने महाद्वीपीय पूरा जो था उसका एशिया, मध्य एशिया, उस पर उसने कब्जा किया दोस्तों, उस पर महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की। अब ऐतिहासिक स्रोत के बारे में बता चुका हूं, अब इसको लिख लीजिए। ऐतिहासिक स्रोत जो है, पहला पॉइंट डाल के लिखिए इसका डालिए इतिवृत्त, यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत जो होता है बेसिकली
जब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और अपनी यात्रा के बारे में बताते हैं कि उनके क्या क्या कैसे कैसे नागरिक मतलब क्या चीजें मिली उसको, क्या देखा उसने, उन सब चीजों के बारे में जो बताता है उसको ही बोलते हैं यात्रा वृत्तांत। साहित्यकारों के दस्तावेज, कुछ निर्णायक स्रोत हमें चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी भाषा में भी उपलब्ध है। तो ये सारी जानकारियां जो है बेसिकली देख सकते हैं आप कैसा था। चीन मतलब मंगोल से चीन आया, चीन से अरब, फारसी, इस तरफ गया पूरा वो। तो इन सभी दस्तावेजों में भी उसकी वो पूरी डिटेल मिलती है दोस्तों। अगली बात करते हैं चीनी, मंगोलियाई, फारसी, अरबी, इतालवी, लैटिन, फ्रेंच और रूसी स्रोतों से पारगमन मंगोल साम्राज्य के विस्तार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ये पॉइंट्स लिख लीजिए जल्दी जल्दी कि मंगोल जो यायावर साम्राज्य है उसकी जानकारी हमें मिलती कहाँ कहाँ से है। चलिए, इतिहास के ये ऐतिहासिक स्रोत आप सभी ने लिख लिया है। अब बात करते हैं मध्य एशिया के यायावर साम्राज्य की विशेषताएं क्या थी, ये कब विकसित हुई और इसका नेतृत्व किसने किया। लिखिए, पहला पॉइंट डाल के लिखिए, इन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान के नेतृत्व में की थी। नाम मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये जो चंगेज खान था बेसिकली मंगोल का राजा हुआ करता था। मंगोल से ही इसने अपने पूरी सेना जो थी, इसने पूरे अपने साम्राज्य की स्थापना की और इसने विस्तृत किया। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से इसने अपनी सेना का विस्तार किया इधर इस तरफ पूरा ही, और मध्य एशिया से पश्चिमी एशिया पूरा, रशिया, और इधर इसको फ्रेंच से भी मिला दोस्तों, और इसके दस्तावेज जो है इधर आसपास यहाँ से भी मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट डाल के लिखिए दोस्तों, उसका साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था। देख पा रहे होंगे साम्राज्य जो था यूरोप तक विकसित था, एशिया में तो था ही उसका, साथ ही साथ यूरोप में भी विकसित था। अगला पॉइंट लिखिए, कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलिया के यायावर लोग दीनहीन। लिखिए, कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलिया के यायावर लोग दीनहीन, जटिल जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक और आख्तक परिवेश में जीवन बिता रहे थे। लेकिन मध्य एशिया के यायावर एक ऐसे अलग थलग द्वीप के निवासी नहीं थे जिन पर ऐतिहासिक परिवर्तनों का प्रभाव ना पड़े। तो जो देखिए वहां के जो लोग थे वो ऐसे मतलब दुनिया से बिल्कुल अलग थलग नहीं थे जिससे उनको ऊपर कोई परिवर्तन जो हो रहे हैं इतिहास में उसका कोई प्रभाव ना पड़े। लेकिन ऐसा था कि वहां पर जो भी परिवर्तन, जैसे चंगेज खान था वो अपना प्रभाव डाल रहा था, उसकी वजह से जो जो परिवर्तन आए उन सभी का प्रभाव जो था यायावर साम्राज्य के पूरे सभी लोगों पर पड़ा। अगला पॉइंट लिखिए दोस्तों, इन समाजों ने विशाल विश्व के अनेक देशों से संपर्क रखा। तो ये देखिए, जब उस टाइम सोच सकते हैं ग्लोबलाइजेशन नहीं था, ग्लोबलाइजेशन मतलब विश्वीकरण नहीं था, तब के टाइम में भी लोगों का अनेक देशों से संपर्क हुआ करता था, अपना वो करते थे, व्यापार किया करते थे एक से दूसरे देश तक, बहुत ही विस्तृत वो हुआ करता था। उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा और उनसे बहुत कुछ सीखा जिनसे वे एक महत्वपूर्ण अंग थे। अगला पॉइंट लिखिए दोस्तों, बर्बर शब्द यूनानी भाषा के बरबरोस शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका तात्पर्य है गैर यूनानी लोगों से। तो जो बर्बर हुआ करते थे वो गैर यूनानी लोग हुआ करते थे। बेसिकली यायावर साम्राज्य के लोग जो विस्तृत कर रहे थे तो उनको भी बर्बर कहा जाने लगा क्योंकि वो गैर यूनानी लोग थे। चलिए इसकी सामाजिक स्थिति के बारे में बताता हूं दोस्तों आप सभी को। मंगोलों की सामाजिक स्थिति कैसी थी, क्या थे, कहां से बात करते हैं। मंगोलों की सामाजिक स्थिति जो थी वो विविध सामाजिक समुदाय थे। मंगोल समाज में विविध सामाजिक समुदाय थे। अब देखिए, विविध सामाजिक समुदाय से क्या तात्पर्य है। एक बात बताइए आप सभी कि मंगोल जो था वो एक जगह सीमित नहीं था। सबसे पहली बात, वो उसका राज्य विस्तार बहुत दूर दूर तक था, तो उसमें अलग अलग प्रकार के लोग जरूर होंगे, अलग अलग सामाजिक समुदाय के लोग होंगे।
जिसमें पशुपालक और शिकारी संग्राहक थे। पशुपालक समाज घोड़ों, भेड़ और ऊंटों को पालते थे। ठीक है दोस्तों, लिखते जाइए पॉइंट्स, दूसरा डाल के लिखिए। पशुपालक समाज घोड़ों, भेड़ और ऊंटों को पालते थे। अगला पॉइंट लिखिएगा इसी में, पशुपालक मध्य एशिया की घास के मैदानों में रहते थे। एक बात बता दूं, आप सभी अगर सोच रहे हो कि लिखने की जरूरत नहीं है आप सभी को, लेकिन ऐसा नहीं है, लिखने की बहुत आवश्यकता है। आप लिखिए जरूर इन नोट्स को, जिससे मतलब रिवीजन में बहुत कम परेशानी आए। नहीं तो आपको रिवीजन, आप एक बार वीडियो देख लिए, इससे तो कभी काम चलने वाला है नहीं। सिर्फ अगर वीडियो देख के आप साथ ही साथ नोट्स बनाते हैं, और हमारे इसमें चैनल पे वो व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया गया है, जहां आप जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है और इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सारी चीजों की लिंक प्रोवाइडेड है हमारे उस पे, आप जाके वहां ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आप सभी जैसा कि देख पा रहे होंगे, इससे पहले 4th चैप्टर भी कंप्लीट करवा चुका हूं दोस्तों। तो आप ई नोशन पे जब जाइएगा चैनल पर, तो आपको मिलेगा वहां पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और व्हाट्सएप, इन सभी का लिंक मिलेगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर लिंक होगा, आप जाकर यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सभी का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। जिससे अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट आए, और आप कमेंट बॉक्स में तो लिखकर पूछ ही सकते हैं, किसी भी क्षण आपको दिक्कत आए तो आप जाकर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, और उन ग्रुप्स को ज्वाइन करके वहां पे भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं हम। पशुपालक मध्य एशिया की घास मैदानों में रहते थे। यहाँ छोटे छोटे शिकार उपलब्ध थे, ये पॉइंट लिख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं, शिकारी संग्राहक साइबेरियाई वनों में रहते थे। साइबेरियाई वनों के बारे में आपने सभी ने सुना होगा, अगर नहीं सुना है, नहीं देखा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर, साइबेरियाई वनों का दर्शन जरूर करवाऊंगा कि कैसे हुआ करते थे, कैसे अभी भी हैं। वहां पर पशुपालकों की तुलना में गरीब होते थे, तथा पशुपालकों की तुलना में शिकारी जो संग्राहक थे वो पशुपालकों की तुलना में वहां गरीब हुआ करते थे। मतलब बेसिकली पशुपालक जो थे शिकारी से अमीर हुआ करते थे दोस्तों। अब चारण क्षेत्र में देखिए, पहले तो आपको साइबेरियाई वनों को दिखाऊंगा, उसके बाद चारण क्षेत्र में साल की कुछ अवधि में कृषि करना संभव था, परंतु मंगोलों ने कृषि को नहीं अपनाया। तो चारण क्षेत्र कैसा था वो भी बताऊंगा, और मंगोलों ने कृषि क्यों नहीं अपनाया। वहां पर उनको क्या था, मंगोल का तो था बेसिकली व्यापार पर निर्भर करते थे वो, और इसीलिए उन्होंने कृषि को नहीं अपनाया। और चारण क्षेत्र भी दिखाऊंगा आपको, साइबेरिया भी दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बस ये पॉइंट्स लिखवा के आपको ये दोनों चीजें दिखाऊंगा। वह आत्मरक्षा और आक्रमण के लिए परिवारों तथा कुलों के परिसंघ बना लेते थे। देखिए आज के टाइम में भी हमारे कुल हुआ करते हैं। ये जो है आत्मरक्षा और आक्रमण के मतलब, देखिए जब हम किसी चीज से जुड़े होते हैं, आपस में संबंध अच्छे होते हैं, तो एक संगठन बन जाता है। और कहीं भी पहले के टाइम में लोग जो थे वो दूसरे देशों पर निर्भर किया करते थे। जैसे जितना जितना ज्यादा लैंड होगा, लैंड एरिया, भूमि एरिया, उस पर वो डिपेंड करते थे, उनके इनकम जो था उस पर डिपेंड करते थे। तो कुल जो थे, कुल के परिसंघ होने का कारण यही था, जिससे आत्मरक्षा किया जा सके, आक्रमण किया जा सके, जिससे उनका घर चल सके, खाना पीना हो सके, और इस तरीके से उनका व्यापार चल सके। वे लोग पशुधन के लिए लूट मार करते थे एवं चरागाह के लिए लड़ाइयां लड़ते थे। तो देख पा रहे होंगे आप, क्यों क्यों लड़ाइयां करते थे वो। पशुधन के लिए भी लूट मार करते थे, पशुधन चुरा लेते थे, छीन लेते थे, मार पीट करके उनको छीन लिया जाता था। और चरागाह मतलब जगह के लिए, जैसे ये साइबेरियाई वन है, वहां के एरिया पे अपना कब्जा करने के लिए भी लोग लड़ाई किया करते थे। चलिए अब आपको साइबेरियाई वन दिखाता हूँ दोस्तों। हाँ जी, आप ये देख पा रहे होंगे, ये साइबेरियाई वन है। और ये साइबेरियाई वनों से ही एक भारत में जो है उल्टा मानसून होता है, घूमता मानसून होता है, वापस मानसून भी बोलते हैं, अलग अलग नाम लिया जाता है उसको। तो वो जो मानसून है वो साइबेरियाई वनों से जो हवाएं चलती है, ठंडी ठंडी हवाएं, ठंडे मौसम में वो आती है, वर्षा, तो वो जो है साइबेरियाई वनों से ही आती है दोस्तों। ये देख पा रहे होंगे आप, ये है साइबेरियाई वन। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं, आगे अगला दिखाते हैं आपको। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं दोस्तों चारण क्षेत्र की, ठीक है। चलिए इन दोनों की बात कर चुके हैं हम, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट डाल के लिखिए दोस्तों, मंगोलों के सैनिक प्रबंधन की विशेषताएं। डालिए पहला पॉइंट लिखिए, मंगोल सैनिकों में प्रत्येक सदस्य स्वस्थ, वयस्क और हथियारबंद घुड़सवार दस्ता होते थे। देखिए इतने लंबे क्षेत्र पर कब्जा करना, इतने लंबे क्षेत्र का तक अपना साम्राज्य विस्तार करना पैदल वालों के लिए, पैदल सैनिकों के साथ मुमकिन नहीं था। इनकी सबसे अच्छी व्यवस्था जो थी, इनकी सबसे अच्छी खासियत जो थी वो घुड़सवार दस्ता थी, जिसकी वजह से ये दूर दूर तक अपना साम्राज्य बढ़ा सके दोस्तों। और वयस्क थे, स्वस्थ हुआ करते थे, हथियारबंद घुड़सवार थे, इसलिए। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, सेना में भिन्न भिन्न जातियों के संगठित सदस्य थे। वहां पर जो थे अलग अलग जातियां, अलग अलग कबीले के लोग हुआ करते थे, वो भी संगठित थे सभी के सभी। उनके सेना तुर्की मूल के और कैराइट भी शामिल थे। उनके सेना में जो थे वो तुर्की मूल के लोग भी थे और कैराइट भी शामिल थे। लिखिए अगला पॉइंट, उनकी सेना स्टेपी क्षेत्र की पुरानी दशमलव प्रणाली के अनुसार गठित की गई। स्टेपी क्षेत्र की पुरानी दशमलव प्रणाली के अनुसार गठित की गई। चलिए आगे लिखिए, अगले पॉइंट की बात करते हैं हम। उनकी सेना स्टेपी वाला लिख लिया आपने। मंगोलियाई जनजातियों को विभाजित करके नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त किया गया, और सबसे बड़ी इकाई जो थी लगभग 10,000 सैनिकों की थी। कितने सैनिकों की थी दोस्तों? 10,000 सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई जो थी इनके पास, मंगोल के पास, चंगेज खान की सेना के पास। अगला बात करते हैं बुखारा पर कब्जा। बुखारा एक जगह है दोस्तों, उस पर कब्जा किस प्रकार किया था इन्होंने? 13वीं शताब्दी में ईरान पर मंगोलों के बुखारा की विजय का वृत्तांत एक फारसी इतिवृत्तकार जुवेनी ने 1220 ईस्वी में दिया है। कब दिया दोस्तों? 1220 ईस्वी में किसने दिया है? बुखारा की विजय का वृत्तांत जो है फारसी इतिवृत्तकार जो है वो जुवेनी ने दिया है। अगला बात करते हैं इससे, उसके कथनानुसार नगर की विजय के बाद चंगेज खान उत्सव मैदान गया, जहां पर नगर के धनी व्यापारी एकत्रित थे। तो चंगेज खान जो था, इसने मतलब बुखारा पर कब्जा किया, ईरान के बुखारा पर। उसके बाद क्या किया वो विजय मैदान में गया और वहां पर धनी व्यापारी एकत्रित थे। उसने उन्हें संबोधित कर कर कहा, अरे लोगों, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम लोगों ने अनेक पाप किए हैं, और तुम में से जो अधिक संपन्न लोग हैं उन्होंने सबसे अधिक पाप किए हैं। अगर तुम मुझसे पूछो कि इसका मेरे पास क्या प्रमाण है, तो इसके लिए मैं कहूंगा कि मैं ईश्वर का दंड हूं। यदि तुमने पाप न किए होते तो ईश्वर ने मुझे दंड हेतु तुम्हारे पास न भेजा होता। ये उसके मंगोल के शब्द थे जब वो संबोधित कर रहा था व्यापारियों को उत्सव मैदान में। ठीक है दोस्तों, तो ये बुखारा पर कब्जा के बाद उसने ऐसा किया। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसका क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, बुखारा पर कब्जा के बाद मंगोल ने संबोधन में क्या कहा, ये इस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है इसकी। चलिए 13वीं शताब्दी में मंगोलों की शासन की विशेषताएं क्या थी? 13वीं शताब्दी में मंगोलों के शासन की विशेषताएं निम्नलिखित थी, लिखिएगा इस प्रकार से। पहला पॉइंट डाल के लिखिए, 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल, अच्छा बुखारा आपको देखना है क्या? चलिए मैं आपको बुखारा भी दिखा देता हूँ किस प्रकार है, कहाँ पे है, क्या लोकेशन है उसकी। आप सभी जैसा कि देख पा रहे होंगे ये है बुखारा। अब आपको यहाँ से पता नहीं चल रहा होगा कि ये है कहाँ, तो मैं आपको इसको दिखा देता हूँ बेसिकली ये है कहाँ। ये देखिए बुखारा जो है आपका, ये कंडकुल लेक देख पा रहे होंगे आप। तो ये कंट्री का नाम मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, समरकंद, तजाकिस्तान में है अभी बुखारा बेसिकली, देख पा रहे हैं। ये इसी बुखारा पे उसने कब्जा किया था, इस तरफ है। तो ये इधर चाइना है, चाइना से इस तरफ बढ़ता गया, वो धीरे धीरे इधर बढ़ता गया दोस्तों। ईरान में है बेसिकली ये।
देख पा रहे हैं, सॉरी तजाकिस्तान में, ये इधर इस तरह। तो ये मंगोलिया था, ये चाइना से इस तरफ बढ़ता गया दोस्तों। तजाकिस्तान, बुखारा पर इसने कब्जा किया 1300 ईस्वी में, मतलब 13वीं शताब्दी में। उसके बाद ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस तरफ पूरा कब्जा किया। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों। इसने मतलब यहाँ पे तो कर लिया। और 13वीं शताब्दी की विशेषताएं क्या थी इसकी शासन प्रणाली की? 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल एक एकीकृत जनसमूह के रूप में उभर कर सामने आया। जो मंगोल थे, वही यायावर साम्राज्य, वो क्या थे? एक एकीकृत जनसमूह के रूप में उभर कर सामने आए और उन्होंने एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसे दुनिया में पहले नहीं देखा गया था। तो ये मंगोल की एक अच्छी व्यवस्था थी, अच्छी वो कह सकते हैं सक्सेस था। उन्होंने सक्सेस पाया कि इससे पहले ऐसे साम्राज्य की स्थापना की नहीं की जा सकी थी। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया जिनके अपने अपने इतिहास, संस्कृतियां और नियम थे। तो देख पा रहे होंगे आप, जैसा कि मैंने बताया, ईरान पे कब्जा किया, चाइना पे कब्जा किया, ये सब अपने आप में एक साम्राज्य हुआ करते थे किसी टाइम। तो उन सभी पर इसने कब्जा किया और वहां की शासन व्यवस्था चलाई और साम्राज्य जो था इसका विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। अगला पॉइंट लिखिए, हालांकि मंगोलों का अपने साम्राज्य के क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व रहा, फिर भी संख्यात्मक रूप से वे अल्पसंख्यक ही थे। फिर भी वो क्या थे? संख्यात्मक रूप से अल्पसंख्यक थे। उन्होंने किसी का मतलब वो नहीं किया, परिवर्तन करवा के मंगोल या फिर वो अपने कबीले में शामिल नहीं करते थे, इसलिए वो अल्पसंख्यक रहे। अगली बात करने वाले हैं दोस्तों, मंगोली शासन व्यवस्था में यास की भूमिका। अब यास क्या है? यास की भूमिका क्या है? यास प्रारंभिक रूप में यशाक वह नियम संहिता थी। क्या थी? यशाक वह नियम संहिता थी जिसे ये एक यास जो था वो एक नियम संहिता के रूप में कार्य करता था, जिसे चंगेज खान ने 1206 में कुरिलताई में लागू किया। यास को क्या किया? कुरिलताई में उसने लागू किया। उसके बाद अर्थ जो था वो विधि, अर्थ विधि या आज्ञाति आदेश, ये सारी चीजें यास में थी दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। आखेट सैन्य व डाक प्रणाली के संगठन के विनियम, ये इसकी व्यवस्था थी उसमें यास में। अर्थ में परिवर्तन के कारण 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोलों द्वारा एकीकृत विशाल साम्राज्य का गठन किया गया, इसके बारे में भी है। इसकी यास की भूमिका है ये सारी दोस्तों, लिखते जाइए आप सभी जल्दी जल्दी। और अगला पॉइंट लिखिएगा, उनके द्वारा जटिल शहरी समाजों पर शासन पर संख्यात्मक रूप में अल्पसंख्यक होना। ये पॉइंट लिखवा चुका हूं मैं, उसी का ये दोबारा लिखना है। अपनी पहचान व विशिष्टता की रक्षा के लिए यास के पवित्र नियम के आविष्कार का दावा। यास जो था, इन्होंने अपनी पहचान के लिए व विशिष्टता की रक्षा के लिए इन्होंने इसको बनाया और इसका आविष्कार का दावा किया। यास को अपने पूर्वज चंगेज खान की विधि संहिता कहकर प्रजा पर लागू करवाया। यास को ये कहता है कि इसके पूर्वज की विधि संहिता थी जिसे इसने पूरे समाज पर, पूरे प्रजा पर, इसने जितना भी साम्राज्य था हर जगह इसने लागू करवाया। अगला बात करते हैं हम, यास में समान आस्था रखने वाले मंगोलों को संयुक्त किया। चंगेज व उसके वंशजों को की मंगोलों से निकटता स्वीकृत की गई। जल्दी से लिखिए, आप सभी को जल्द से जल्द हम ये चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे दोस्तों, और साथ ही साथ ये पूरा सिलेबस कुछ ही दिनों में आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और आप लिखते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिवाइज कीजिएगा। क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, क्वेश्चंस के आंसर्स भी प्रोवाइड करेंगे आपको, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं किस चैप्टर से, सभी का मतलब अलग अलग तरीके से आपको। हम चाहते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें, ज्यादा से ज्यादा हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको स्कूल ना जाने का लॉस ना हो और आप अपना घर पे पढ़कर अच्छे से अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें। यास से वंशजों की कबीलियाई पहचान बरकरार रही। पराजित लोगों पर नियम लागू करने का आत्मविश्वास बढ़ा। लिख दीजिए जल्दी से। उसके बाद लिखिए दोस्तों, यास से वंशजों की कबीलियाई पहचान लिख दिया आपने। यास चंगेज खान की कल्पना शक्ति से प्रेरित था। वह विश्वव्यापी मंगोल राज्य की रचना में सहायक था।
ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मंगोल खान जो है, मंगोलिया जो है चंगेज खान, उसकी शासन व्यवस्था में यास की भूमिका बताता है दोस्तों। अगले पॉइंट की बात करेंगे हम। 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए युद्धों से हानियां क्या क्या हुई है। इन युद्धों से हानियां ये हुई हैं, लिखिएगा पॉइंट डाल के, पहला पॉइंट डाल के। इन युद्धों में अनेक इन युद्धों में अनेक नगर नष्ट कर दिए गए। जब युद्ध लड़े जाते हैं दोस्तों तो बहुत हानि होती है और नगर, बहुत सारी चीजें नष्ट कर दी जाती हैं। तो इन युद्धों में अनेक नगर नष्ट कर दिए गए, कृषि भूमि को हानि हुई और व्यापार चौपट हो गया। व्यापार तो चौपट होता ही है दोस्तों, जब युद्ध होते हैं तो वहां का साम्राज्य पूरा बदल जाता है, राजा बदल जाता है, शासक बदल जाता है और व्यापार की जो प्रणाली होती है वो पूरी तरह से बदल जाती है, तो ये व्यापार चौपट हो जाता है। अगला है दस्तकारी वस्तुओं की उत्पादन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। अब ये भी सारी, देखिए युद्ध से बहुत सारी चीजें मतलब अस्त व्यस्त खत्म हो जाती हैं, तो इसलिए कोशिश रहती है कि युद्ध ना लड़ा जाए। आज के टाइम में वैश्वीकरण हो चुका है, इस टाइम में भी युद्ध की कम से कम मांग की जाती है जिससे समाज बना रहे, अच्छे से रहे। अगला है सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और इससे कहीं अधिक दास बना लिए गए। तो दास की प्रथा तो थी दोस्तों, दास की प्रथा, दास की हालत जो थे वो सबसे बर्बर थे उस टाइम दोस्तों। अगला पॉइंट है संभ्रांत लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक समस्त लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। तो देखिए जब भी पूर्वार्ध में युद्धों की हानियां लिखने के लिए बोला जाए तो आप सभी जो क्षति होगी वो सब चीज का वर्णन कर दें। ठीक है दोस्तों। अब अगला बात करने वाले हैं हम मंगोल साम्राज्य का पतन का कारण क्या क्या था दोस्तों। ये पॉइंट लिखकर आप लिखिए जल्दी से, मंगोल साम्राज्य का पतन लिखिएगा। क्या क्या कारण थे, मौलिक कारण थे, वो कौन कौन सी थी। उनकी संख्या बहुत कम थी, सबसे पहली बात वह अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे। तो जो इनकी प्रजा थी उनकी अपेक्षा ये कम सभ्य थे और इनकी संख्या भी बहुत कम थी, बहुत ही कम संख्या में इन्होंने सारी साम्राज्य का विस्तार किया था। तो ये साम्राज्य था, विस्तार तो कर पाए लेकिन इसका पतन भी होना तय था, जल्द से जल्द इनका पतन हो गया दोस्तों। अगला पॉइंट लिखिए, आपसी विरोध हुए अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता में मिलाना। ये भी इनका हारने का कारण रहा दोस्तों, पतन का कारण रहा। मंगोलों द्वारा अन्य धर्मों का अपनाया जाना। अब देखिए मंगोल जो थे वो अन्य धर्म भी अपनाने लगे, पहले से ही संख्या में कम थे और अन्य धर्म को अपनाकर और भी संख्या में कम हो गए दोस्तों। तो ये भी कारण था उनके पतन का। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर जो है इसका, जो शासक है चंगेज खान, उसकी कुछ बातें लिख लीजिए दोस्तों। चंगेज खान का जन्म जो था 1162 ईस्वी में, मंगोलियाई प्रारंभिक नाम तैमुजीन, तो मंगोलिया का नाम जो था वो तैमुजीन था, आज के टाइम में मंगोलिया ही है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जन्म हुआ था और 1206 ईस्वी में शक्तिशाली जमुका और नैमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद, तो इसने कहा किस किस को पराजित किया दोस्तों, जमुका और नैमन को 1206 ईस्वी में, और तैमुजीन स्पेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। तो इसने वहां के शक्तिशाली लोगों को हराकर शक्तिशाली बन गया। उसने चंगेज खान, समृद्धि खान या सार्वभौम शासक को उपाधि धारण की, मतलब इसको चंगेज खान के नाम से जाना जाता है। इसका असली नाम चंगेज खान नहीं था बेसिकली दोस्तों। और समृद्धि खान या सार्वभौम शासक की उपाधि इसने धारण की। मंगोलों का महानायक घोषित किया गया, तो मंगोल्स जो थे उसका महानायक इसी को घोषित किया गया, चंगेज खान को। चलिए विश्व इतिहास में इसका क्या स्थान है वो लिखिए। मंगोल के लिए चंगेज खान एक महान शासक था। मंगोल्स के लिए ये जो चंगेज खान था वह एक महान शासक था, क्योंकि इसने मंगोलों का नाम रोशन किया था, इसने बहुत ही साम्राज्य का विस्तार किया था, चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाई थी इसने। तो जो मंगोल्स थे उनको चीनियों द्वारा शोषण किया जाता था, इसने उनको उससे मुक्ति दिलाई। पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया, व्यापार के रास्ते तथा बाजार को पुनर्स्थापित किया,
सिल्क रूट का इसने फायदा उठाया बेसिकली दोस्तों। सिल्क रूट जो था, आपको दिखाता हूँ कहाँ से किस प्रकार जाता था। सिल्क रूट जो था, ये यहाँ से इस रूट को सिल्क रूट बोला जाता था, जो कि पूरे यूरोप और इधर अफ्रीका में फैला हुआ था। इस सिल्क रूट, ये जो है यहाँ से इस तरीके से, तो इस सिल्क रूट पर इसका पूरा कब्जा था दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। इसका शासन जो था बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक था। अब मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र है और चंगेज खान एक महान राष्ट्र नायक के रूप में तथा आराध्य व्यक्ति के रूप में मान्य है। तो जो मंगोल है, आपको दिखाया मैंने, वहां पर ये एक महान नायक के रूप में आराध्य किया जाता है, पूजा की जाती है दोस्तों। अगला है चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां। सैनिक उपलब्धियों में पॉइंट लिख लीजिए। कुशल घुड़सवार सेना थी, तीरंदाजी का अद्भुत कौशल था, मौसम की जानकारी, घेराबंदी की नीति, नेपथा बमबारी की शुरुआत। अच्छा देखिए, नेपथा बमबारी की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एग्जाम में आता है कि नेपथा बमबारी की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो चंगेज खान के सैनिकों के द्वारा। हल्के चल उपरस्करों का निर्माण किया करते थे दोस्तों। तो ये सारी सैनिक उपलब्धियां थी उसकी, लिख लीजिए आप पॉइंट्स डाल के। अब अगले बात करने वाले हैं चंगेज खान के वंशजों की उपलब्धियां। लिखिए, मंगोल शासकों ने सब जातियों और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों और हथियारबंद सेना दल वैफ रूप में भर्ती किया। तो मंगोल जो थे वो सब जातियों को और धर्मों के लोगों को यहाँ अपने प्रशासन में शामिल कर लिया करते थे। उसके बाद है, इनका शासन बहुजातीय था, बहुभाषीय, बहुधार्मिक था, जिसको अपने बहुविध संविधान का कोई भय नहीं था। ये पॉइंट लिख लीजिए दोस्तों। उसके बाद लिखिए, साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनेक समुदाय में बटे हुए लोगों का एक परिसंघ बनाया। तो इनकी जो वो थी, अवधारणा थी, इनकी कोशिश थी कि सभी को एक साथ लेकर चलाया जाए, लेकिन ये असफल रहे और यही सारे कारण थे इनके पतन के। अंततः मंगोल साम्राज्य भिन्न भिन्न वातावरण में परिवर्तित गए तथा मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की प्रेरणा एक प्रभावशाली शक्ति बनी रही। उसके बाद बात करते हैं, उन्होंने विविध मतों और आस्था वाले लोगों को सम्मिलित किया। ये तो बात पॉइंट लिख चुके हैं, आप लिख लीजिए इसको। ज्यादा सैन जो समन, बौद्ध, ईसाई तथा अंततः इस्लाम के मानने वाले लोग थे, जबकि इन्होंने सार्वजनिक नीतियों पर अपने वैश्विक मत कभी नहीं थोपे। तो इन्होंने अपनी वैश्विक मत तो कभी थोपे नहीं है, व्यक्तिगत मत बेसिकली। उसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों, मंगोलों के लिए चंगेज खान की क्या क्या उपलब्धियां थी मंगोल्स के लिए बेसिकली। लिखिए, उसने मंगोलों को संगठित किया, लंबे समय से चली आ रही कबीलीय लड़ाइयों और चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलवाई। ये तो आप जानते ही हैं। उसके बाद साथ ही उसने उन्हें समृद्ध बनाया और एक शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया। अगला पॉइंट लिखिए, उसने व्यापार के रास्तों और बाजारों को पुनर्स्थापित किया, जिससे वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री आकृष्ट हुए। तो मार्को पोलो भी इनके शासनकाल में यहाँ पर आए थे और इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत भी लिखी है दोस्तों। कभी टाइम मिले और आपको आगे मौका मिलेगा इसकी यात्रा वृत्तांत के बारे में भी पढ़ने का। चंगेज खान के इन परस्पर विरोधी चित्रों का कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं है, बल्कि ये विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से एक प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्य को पूरी तरह से मिटा देता है। तो एक प्रभावशाली दृष्टिकोण जो है वो किसी अन्य को किस तरह से मिटा देता है। तो ये प्रभावशाली चंगेज खान का जो दृष्टिकोण था, और इसने क्या किया, अन्य को मिटाते हुए अपना साम्राज्य स्थापित किया। अब अगला इंपॉर्टेंट बात है और अंतिम बात करने वाला हूं दोस्तों, इसी के साथ मैं अंत करूंगा आपके इस वीडियो का। तैमूर और चंगेज खान के वंश में संबंध क्या थे। ये आपको एक तस्वीर दिखा दो दोस्तों, ये था चंगेज खान, जबकि ये था जो वो तैमूर था। ठीक है, अब इनका मैं रिलेशन बताने वाला हूं दोस्तों, ये आपस में रिलेट कैसे थे और चंगेज खान जो था वो बाबर से कैसे रिलेट करता है, और साथ ही साथ ये से क्या है वो मुगल से इसका रिलेशन क्या है, कैसे है, किस प्रकार है, वो बताने वाला हूं दोस्तों।
दिल्ली सल्तनत पर क्या प्रभाव रहा? देखिए, 14वीं शताब्दी के अंत में एक अन्य राजा तैमूर, जो एक विश्वव्यापी राज्य की आकांक्षा रखता था, ने अपने को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया, क्योंकि वह चंगेज खान का वंशज नहीं था। जब उसने अपनी स्वतंत्रता संप्रभुता की घोषणा की, तो अपने चंगेज खानी परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये जो था, तैमूर बेसिकली चंगेज खान के दामाद के रूप में खुद को प्रस्तुत किया। इसी के साथ ये वीडियो हमारा खत्म होता है, और अगले वीडियो में मैं अगले चैप्टर के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।